शोक के। अब आते हैं अपने बड़े परिवार का केस लड़ा कर, वो क्या था? पूर्व सांसद जी के ऊपर जो है इनका था मेन एक्टिविस्ट कौन था? कपिल मुनि करवरिया, वो अन्य थे पूर्व सांसद इलाहाबाद प्रयागराज फूलपुर से थे, उनका केस था। लोगों की जमीन कब्जा हो जाती है, उस पे क्या मतलब? हाँ, ये है पुलिस अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में निर्दोष व्यक्तियों को खाना पूर्ति करने के लिए एक मुकदमे के साथ अन्य मुकदमे ला देती है। अब तो हम बात कर रहे थे फेक केसेस की, तो इसके SC/ST का भी दुरुपयोग होता है। हाँ, बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। SC/ST केसेस में बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे नहीं भी लगना चाहिए तो वहाँ पे भी लग जाता है, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ नहीं होती। एक वकील एक करोड़ रुपए लेता है, एक हियरिंग का 1 मिनट का लेता है, 1 मिनट का 1 करोड़, 10 सेकंड का भी लेता है। पुलिस की रिश्ते पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, नीचे के लेवल पर है कि ऊपरी लेवल पर है कि आपको 1 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, आपने किसी प्रधानी ले ली थी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अरे FIR न लिखी जा रही हो पुलिस स्टेशन, फिर आपको क्या करना है? हाँ, वो चूंकि शेयर कि पुलिस वालों की नौकरी जाने वाली थी और अपनी लगाई हुई चार्जशीट को उन्होंने वापस किया और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई उच्च अधिकारियों ने की। निश्चित तो खड़े हो, किसी ने तुमको 2 तमाचे जड़ दिए, कोई पुलिस वाला आया, फिर उसके बाद निश्चित ही आप उसके सुपीरियर अथॉरिटी को कंप्लेन करें। कंप्लेन नहीं होती तो आप कोर्ट में आके 173(4) BNS के तहत 156 दिन मुकदमा दाखिल करें और आपको मैं वादा कर रहा हूँ निश्चित आपको रिलीफ मिलेगी। वकीलों को कोई किराए पे घर नहीं देता, देने से आदमी डरते हैं कि वकील साहब किराए पे घर देते। नहीं, ऐसा शादी नहीं होती वकीलों की। नहीं, ऐसा कोई अवधारणा नहीं है कि पुलिस वालों को आप लोग कोर्ट में पीट देते हैं, परिसर में पीट दिया कि आज इसको निपटाना है। हाँ, जिस अवधारणा से वो सम्मान करते उस अवधारणा से हम लोग सम्मान करते हैं। आप लोगों को चालान नहीं होता है? नहीं, चालान चूंकि जब पुलिस चालान करती है तो खुद गलत तरीके से करती है। मेरे पास हदगांव का एक ऐसा केस अभी चल रहा है। हाँ। उस पे कोर्ट ने जो है बेल आउट भी किया था, तो उसने अपनी कुछ फोटो AI के थ्रू बता के उसके बाद झूठा एलिगेशन लगाया था। तो फ्रूट्स बहुत अच्छी मूवी है, देखेंगे तो। Life is like this, and I like this. हर बहस पे रखते अपना अलग रंग है। आज हमारे साथ युवा वकील शाश्वत गर्ग हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे चैनल दिलवाने पर फोमो के एक नए एपिसोड पर आए हैं। फतेहपुर के यंग लॉयर में से एक केस की लिस्ट देखेंगे तो हाई प्रोफाइल से लेके गरीबों से लेके हर तरह के केस उन्होंने लड़ रखे हैं। क्रिमिनल केस पर इनका ज्यादा फोकस रहता है, तो आइए आज इनसे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि ये जज साहब ने क्या बोल दिया, कॉकरोच बोल दिया हम लोगों को। जज साहब का इंटरप्रिटेशन जेनजी जो जनरेशन हम लोग की यूथ है जो है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। हालांकि उनका जो उद्देश्य था, मुझे जो लगता है, जो उद्देश्य ये था कि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है लॉ पे जो है और अननेसेसरी लिटिगेशन हो रहा है। मतलब जो मूलभूत चीजें हैं वो लिटिगेशन ना आके जो है अनावश्यक लिटिगेशन करते, इससे कोर्टों में पेंडेंसी बढ़ रही है। हालांकि दोनों के एज गैप है, जज साहब का एज का और आज की एज में दोनों में जो है बहुत डिफरेंस हो चुका है। तो संवेदनाएं है जज साहब को, नए यूथ की संवेदनाएं समझना पड़ेगा। ना जज साहब या कोई भी जो है, किसी भी आदमी या पॉलिटिकल पार्टी या हर किसी को, यूथ, चूंकि यूथ ही देश की फाउंडेशन है और यूथ जहाँ चलेगा वहीं देश का, सरकार का विकास होगा। क्योंकि RTI में भले ही मैं कहता हूँ 100 लोग दायर करते हैं, लेकिन अगर 99 लोग फर्जी हैं, लेकिन उसमें जो एक लोग है उसकी वजह से कितने बड़े बड़े स्कैम हमारे सामने आए, कितने बड़े बड़े घोटालों का वो खुला। तो अगर आप जज साहब सबको कॉकरोच बोल देंगे तो सही नहीं है मेरे ख्याल से। जी, इस फैक्ट में इस चीज की ये है कि जब एक घोटाले से जो है बहुत सारे उजागर होते हैं और उनके पीछे दब जाते हैं, तो वो इंटरप्रिटेशन हम लोग की नजर में तो गलत ही है जो है, क्योंकि सबकी भावना, सबकी संभावना एक जैसी, सबको बराबर हक और सम्मान मिलना चाहिए। कि जैसे किसी के खिलाफ है ना कि कोई घटना हो जाती है, तो उस मान लीजिए आप राह चल रहे हैं, कुछ आपके साथ चोरी हो गई, मारपीट हो गई या कुछ भी, कुछ कोई किसी तरह की घटना हो गई, आपके साथ कुछ क्राइम हुआ, तो आपको पहले वकील के पास जाना चाहिए कि पहले जाके FIR करना चाहिए? नहीं, पहले प्रॉम्प्ट सूचना देनी चाहिए। अब तत्काल, इसीलिए पुलिस बनाई गई है जो है, आप घटना हो तत्काल पुलिस को सूचना दीजिए। अगर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है तब आप किसी अपने अच्छे एडवोकेट को जो है आप कांटेक्ट करके अपना
काम करेगा। क्योंकि जैसे हमने अपना एक लेटर लिख के दिया जो हमारे साथ घटना हुई, तो उसका फिर अगर हम वकील के पास ना जाकर पूछ जाते हैं तो उसका आगे जाके जो अपोनेंट का वकील है वो फायदा नहीं उठा लेगा, नहीं, क्योंकि उसमें कुछ कमियां होती हैं, ऐसा ठीक से लिखा नहीं हुआ है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो ओरिजिनल एफआईआर होती है, हाँ, जो ओरिजिनल घटना होती है, वो कभी झूठी नहीं होती, उसमें सच्चाई समझ में आती है। और जो बनावटी घटना होती है जिसको आप बना के लिखते हो, उसमें कहीं ना कहीं जो है सच्चाई छुप जाती है। जो है अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा तो कैसी भी एप्लीकेशन उसमें सच का सच सामने आएगा। जो है अगर पुलिस आपके साथ काम नहीं कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, आपकी घटना को उजागर नहीं कर, तब आप एक अच्छे एडवोकेट को संपर्क करें, वो निश्चित आपको रिलीफ दिलाएगा। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, लॉ प्रोफेशन में एडवोकेट से ज्यादा लॉयल दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो अपने क्लाइंट के लिए बहुत वफादार रहता है। अच्छा लॉयर कैसे चुने अपने लिए कि आपको पता है ये मेरे लिए बेस्ट लॉयर रहेगा? अब उसके लिए हाँ ये अच्छा है, आप अच्छे लॉयर के लिए कि उसकी कार्यशैली, आप अगर अपने किसी भी एरिया पे जाएंगे जो है तो जेन्युइन आपको अच्छे एडवोकेट के बारे में जानकारी मिल जाएगा। अच्छा लॉयर इसलिए मैं कहता हूँ चुनना चाहिए क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है केसों से, तो वो सही सजेशन आपको दे सकेगा। और वैसे लॉयर सब अच्छे होते हैं। तो जैसे कोई हमको गलत मिल गया, जो लॉयर जैसे सब अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी 1% तो कमी हर जगह निकल ही आती है, तो वो हमको कैसे पता चलेगा कि नहीं ये तो मेरा फायदा उठा रहा है, मेरा इस्तेमाल कर रहा है? अगर कुछ ऐसी पहली तो स्थितियां बनती नहीं है, अगर बनती है तो फिर आप जब आप बराबर अपनी डेट्स में पैरवी करें तो आपको अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा। तब आप उससे लॉयर से कांटेक्ट करके अपनी बात रखें। अगर आप उस पर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं फैक्ट में, तो अब आप उनसे अनुमति लेके चेंज कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल कौन कौन से केसों में मिलती है? एंटीसिपेटरी किसी भी बेल सेक्शन पहले एक में, बार एंटीसिपेटरी बेल आप बता दे लोगों को। एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली ये होता है कि जो अक्यूज बिना जेल जाए, जिनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, वो गिरफ्तारी का डर होता है, तो वो बेल मूव कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल स्पेशल केसेस को छोड़ के बाकी सारी केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो किन किन केसों में मिलती है? कि बेल मिलने का कोर्ट की कंसिडरेशन है, कोर्ट की फैक्ट पे है। वो 302 में भी बेल मिल सकती है और किसी भी सेक्शन में बेल नहीं मिलने के लिए एक नॉर्मल केस पे भी नहीं मिल सकती, वो फैक्ट के आधार पे होता है। तो एंटीसिपेटरी बहुत अच्छा है। पहले यूपी पे नहीं था, यूपी पे बाद पे आया, पहले अदर स्टेट पे था, अदर लोकल लॉज पे था, उनके मतलब अदर स्टेट के लॉज पे था, यूपी में बाद में आया। अब यूपी में भी इसका काफी, इसमें जस्टिस सिद्धार्थ सर ने बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट दिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक सुशीला अग्रवाल का जजमेंट था जिसपे क्लैरिफाई किया कि एंटीसिपेटरी बेल आफ्टर सबमिशन ऑफ द चार्जशीट के बाद भी वो टिल द एंड ऑफ ट्रायल तक मानी जाएगी। किन केसों में नहीं मिलती एंटीसिपेटरी बेल? नहीं मिलने का, जैसे अब एक्ट के अनुसार जो स्पेशल केसेस हैं, जैसे पॉक्सो के केसेस हैं, जैसे एनडीपीएस के केसेस हैं, उसके लिए कैटेगराइज कर रखा है, उनमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मूव कर सकते। हालांकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंसिडरेशन है, डिस्क्रिशन है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो लॉ नहीं है, इंटरप्रेट करने के बाद उस पर भी बेल मिल जाती है। अच्छा, जैसे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे हमारी ऑडियंस है तो ये सब थोड़ा उनको समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तो इसको आप अगर थोड़ा सिंपल बताएं आसान भाषा पे तो लोगों को उसको सुनने में ज्यादा आसानी रहेगी। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा ये कि मतलब जैसे जो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे जो है एनडीपीएस जो है ड्रग्स केसेस होते हैं, गांजा के केसेस होते हैं, ये सर ऐसे केसेस में बेल थोड़ा मिलना टफ होती है। जो समाज के विरुद्ध अपराध होते हैं उस पर एंटीसिपेटरी मिलना कठिन होता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हाँ निश्चित ही आपको हर केस में बेल मिल सकती है अगर वो फैक्ट कोर्ट की समझ में आ जाए। अच्छा, जैसे अभी गांजे की जिक्र हुआ तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि किसी आम आदमी का पुलिस से बहस होती है तो तुम्हारे पास गांजा थोड़ा दिखा के अरेस्ट कर लेता है। हाँ ये सब बिल्कुल, इसमें कैसे अलर्ट हम रहे हैं, कैसे इन लोगों से बचें? वो उसके लिए सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट जो बना हुआ उसका कंप्लायंस नहीं होता है। इन सब के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। अननेसेसरी डिटेन सेक्शन 15 एक्सप्लेन, सेक्शन 50 में दे रखा हुआ है कि अगर कोई भी अभियुक्त को आप गिरफ्तार करते हैं तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो जो गांजा या कोई भी नशीला पदार्थ है उसमें एनडीपीएस के कवर पे आता है उनके सामने सीज होता है। तो जब झूठे मुकदमे होते हैं तो पुलिस वाले उसको जज के सामने नहीं ले जाते हैं, वो खुद ही जो है कंसेंट फॉर्म बनाते हैं कि अपनी सहमति दे दिया इसलिए हम जज के पास नहीं जा रहे। तो ये नियम जब फॉलो नहीं होते हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय डेली जजमेंट देता है, बरी कर देता है। तो वो नियम नहीं फॉलो होने पे तो अपने आप केस डाउटफुल हो जाता है। हाँ, तो इस तरह जब केस में कोई फेक केस पुलिस वाले करते हैं तो वो कुछ ही समय के लिए परेशान करने के लिए होता है, बाद में आपको रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल 100% आपको रिलीफ मिलेगा।
किसी निर्दोष को आप नहीं फंसा सकते। लेकिन फिर भी अगर कोई सामान्य आदमी उसको 1-2 हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया तो उसका तो काफी नुकसान हो जाता है, तो फिर वो क्या कार्रवाई कर सकता है जिन्होंने उसको गलत फंसाया? ऐसी स्थिति पे आप हाईकोर्ट पर रिट फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे आपके अगर वो कर्टेल करते हैं लाइफ को जो है, तो आप तत्काल हाईकोर्ट या अन्य उच्च अधिकारियों के पास शिकायत तो इस करेंगे। पे उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? निश्चित गलत पाए जाने पे उनके ऊपर कॉस्ट होगा और उनकी नौकरी टर्मिनेट तक हो सकता है आपका। तो अच्छा, ये पुलिस के ऊपर बात हो रही है, तो पुलिस में किस स्तर पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? नीचे के लेवल पर है कि ऊपरी लेवल पर है? कहाँ आपको सबसे ज्यादा कमियां दिख रही हैं? कमियां क्योंकि आपको उनसे डेली का बातचीत है, काम पड़ता रहता है, कुछ भी होता है, आप केसेस देखते हैं। मैं हर पुलिस वालों के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, नीचे के लेवल पे, थाने लेवल पर अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां पे लोकल जो आसपास के लोग हैं उनसे थाना प्रभावित रहता है। मौजूदा समय में मुझे लगता है कि एसपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो मौजूद। अभिमन्यु मांगलिक। हाँ, अभी बहुत अच्छा सर काम कर रहे हैं जो, तो प्रशासन के अनुरूप भी होता है, लेकिन हाँ, निश्चित थाने लेवल में बहुत व्याप्त भ्रष्टाचार है। अगर किसी ने अपने पुलिस के खिलाफ, जैसे आपने बताया कि हमने कंप्लेंट कर दिया कि ये हमको कोई परेशान कर रहा है, कोई पुलिस वाला, या हमारे जो हमने उससे कंप्लेंट की उसमें अच्छे से जांच नहीं कर रहा, फिर हमने पुलिस वाले की कंप्लेंट की ऊपर के लेवल पर, तो क्या वो हमको परेशान कर सकता है? नहीं, परेशान करने के दूसरे तरीके, लेकिन निश्चित आप जब किसी उच्चाधिकारी के पास नीचे के लोगों की शिकायत करें, वो आपसे अवॉइड करेगा। मैं इस पे एक बहुत अच्छा एक केस भी मेरे पास था, मैं बताता हूँ जो आपको। जो एक उरई का केस था, वो यहाँ पुलिस वालों ने एक चोरी हुई, 4-5 चोरियां हुई, तो उनको पकड़ा और जेल डाल दिया जो है। जेल डालने के बाद जिस दिन का चोरी हुई थी उस दिन वो अक्यूज जो है दूसरे मामले में उरई जेल में बंद थे जो है। क्लाइंट मेरे पास आया, मैंने उसको संपर्क किया, मतलब मुझसे संपर्क किया, मैंने लिखा जो एट लास्ट ये रिजल्ट हुआ कि पुलिस वालों की नौकरी जाने वाली थी। अच्छा। और अपनी लगाई हुई चार्जशीट को उन्होंने वापस किया और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई उच्च अधिकारियों ने किया। तो निश्चित गलत उस दिन के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं परेशान कर तो सकता। जेल में जो थे उनके खिलाफ ही एफआईआर? हाँ बिल्कुल, जिस तारीख की घटना घटी है उस हाँ। तारीख को वो वहाँ जेल पे थे। हाँ। उसके बाद जब वहां से छूटे तो यहाँ उस तारीख की घटना पे झूठा मुकदमा दिखा के जेल में डाल दिया था। तो ये बहुत बड़ा लैप्स था पुलिस का जो है। इसमें तो कुछ सोचा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, इतनी बड़ी गलती अब कैसे पुलिस क्या करती है, पुलिस अपनी नौकरी बचाने के चक्कर निर्दोष व्यक्तियों को खाना पूर्ति करने के लिए एक मुकदमे के साथ अन्य मुकदमे लाद देती है जो है। तो ये निश्चित ही ये थोड़ा सा पुलिसिया रवैया, इसीलिए लॉ बनाया गया है कि जब कहीं सुनवाई नहीं होगा तो एडवोकेट आपके साथ लीगली आपके साथ खड़ा होगा हर तरीके से। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में आप अंतर बता दें एक बार लोगों को। बेलेबल- किनमें बेल मिलती है, किनमें नहीं मिलती है? बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसपे जो है आप कोर्ट के सामने जाएंगे और सीआरपीसी का एक चार्ट बना हुआ है पीछे, किसी भी बुक में देखेंगे उसमें सेक्शन है, उसमें राइट हो जाता है। एक एग्जांपल देके बताइए कि इस तरह के केसों में मिल सकता है। बेलेबल 323, 504, 506 जैसे नहीं, इस तरह के केस आप मैं बताइए। सिंपल मारपीट की कोई घटना, हाँ। सादा सिंपल हर्ट जो हुए, हाँ। वो एक बेलेबल ऑफेंस है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस है जो गंभीर अपराध है, जैसे 7 साल की सजा है, बेसिकली 406(3) सजा के आधार पर जो गंभीर अपराध है उस पे नॉन बेलेबल, 302 हो गया, 307 हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, इस टाइप ग्रीवियस इंजरी के केसेस हो गए, तो ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। अगर जैसे किसी पर कोई फेक केस लग जाता है, किसी को फंसाने के लिए केसेस लगाए जाते हैं, तो इसको कैसे टैकल करे कोई आदमी? जैसे किसी से कोई दुश्मनी है, मान लीजिए मेरी आपसे दुश्मनी, मैं थाने गया, जाके आपके ऊपर फेक केस करवा दिया, तो इन सब में लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्योंकि आजकल आप भी देखते होंगे कि ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये सब इस तरह की नहीं, ये बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत सही है जी। हालांकि इस पे लॉ और प्रभावी होना चाहिए, लॉ और प्रभावी होना चाहिए। मुझे लगता है कि फेक केसेस के लिए अगर आप, जैसे आपको लगता है कि पहले से आपको प्रिज्यूम हो रहा है कि नहीं केस हो, तो आप एक उच्च अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक पे शिकायत करिए। उसके बाद फिर आप उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपना एक रेडियो प्रेषित कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है केस लग गया, चार्जशीटेड हो, तो उस चार्जशीट के क्वेश्चन के लिए भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा। निश्चित आपको रिलीफ मिलेगा। 482 पे जो है 528 BNS हो गया। अच्छा, इसी तरह क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठाई, कोई मुद्दा आया, मैंने उठाया,
मान लो किसी सत्ता पक्ष के नेता के खिलाफ किसी नाम, तो आप अक्सर देखते होंगे तो फिर वो गलत तरीकों से फंसा देते हैं, घुमा के फंसा दिया, कहीं कोई कुछ केस लगा दिया, तो उसमें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है न्याय मिलना। नहीं, उसमें क्या न्याय कर सकते हैं? न्याय मिलता है, लेकिन जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई वाली कहानी है, जो कि भाई न्याय कुछ दिनों बाद मिलना तो वो हतोत्साह हो जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर आप किसी के जो कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ अगर खड़े हुए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। और हाँ, हैरेसमेंट होता है, यही एक समाज है अपना जो है। इन चीजों पे सुधार हो जाएगा तो सिविलाइज सोसाइटी जो है, किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा, किसी की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो अच्छा, फेक रेप केस आजकल बहुत लग रहे हैं, मतलब ये समाज में पहली बात ये होना नहीं चाहिए। जो करते हैं वो अमानवीय घटना है, वो राक्षस है, उनको रहने का भी कोई अधिकार नहीं, इस पे और सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं जिनको फंसाने के लिए इस चीज का उपयोग किया जा रहा है, वो हाँ, टैक्टिकल टूल है इसमें। मेरा मतलब ये है कि सरकार को लॉ बहुत अच्छा करना चाहिए इस पे जो है। और हालांकि सीआरपीसी और अपने ट्रायल कोर्ट में जो है कि अगर कोई झूठा मुकदमा करता है या झूठी गवाही देता है तो उनके अगेंस्ट भी केस होता है, उनको भी सजा होती है। क्योंकि कई कई जगह देखा गया है कि एक लड़की कई लोगों के ऊपर केस लगवाया है, कि 7-7 8-8 लोगों के ऊपर केस लगवा रखे हैं, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। बिल्कुल सही है, और ऐसा मैं ट्रायल लड़ भी रहा हूँ। मैं अच्छा। पीड़िता का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं ग्राम बता सकता हूँ। ग्राम पुराइन है एक जो है। हाँ, और ग्राम पुराइन की एक जो है जो मुझे लगता है, हालांकि हो सकता है कि सही घटना हुई हो उनके साथ, लेकिन मैं जो एज अ ट्रायल एडवोकेट बता रहा हूँ, उन्होंने अब तक अपने गांव में 17 लोग के खिलाफ केस लिखा है, रेप केसेस एलिगेशन जो है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी के पीड़िता के साथ इतनी बार केसेस होंगे जो है। हाँ, निश्चित हो सकता है कि मेरे ऑब्जर्वेशन गलत हो सकते हैं जो है, लेकिन ये टूल बना लिया है और कई केसेस भरी भी हो चुके हैं, लोग उनसे रिलीफ भी पाते। लेकिन हाँ, वो एक टूल हो गया ऑर्गेनाइजेशन का जो है, क्योंकि वो कई केसेस में हॉस्टाइल हो चुके हैं जो है। तो इससे आप प्रथम दृष्टया जो है समझ में आता है कि केसेस एज अ केस टूल। बहुत इसमें काफी सख्त कानून है ना? जैसे इसमें किसी ने एफआईआर करवाया तो फिर सामने वाला तुरंत अरेस्ट होता है ना? इसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे ये होता है पूरा? पर दो जैसे किसी तरीके लड़की ने केस किया तो उसके बाद का आप बताएं। किसी लड़की, उसमें दो, अगर वो जुवेनाइल है, हाँ, नाबालिग है, अगर वो नाबालिग है, नाबालिग होने पे उसके फादर की तरफ से एप्लीकेशन जाएगी। हाँ। और 164 और 161 हाँ। यानी अब के सेक्शन 180 और 183 बीएनएसएस में लड़की का पीड़िता का बयान होता है। पीड़िता का बयान होने के बाद अगर केस सही लगता है तो पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल भेज देती है। यही सेम सिचुएशन अगर लड़की बालिग है तो वहां पे भी होता है। फिर ट्रायल कोर्ट में जब बेल मूव होती है, ट्रायल कोर्ट एविडेंस को कंसीडर करता है, उस हिसाब से उसको बेल देता है और उस हिसाब से उसको बेल रिजेक्ट करता है। दोनों चीज होती है वहां पे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फेक केसेस की, तो इसी एससी एसटी का भी दुरुपयोग होता है। हाँ, बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। SC केसेस में बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे नहीं भी लगना चाहिए तो वहां पे भी लग जाता है, क्योंकि ऐसी स्थितियां नहीं होती। हालांकि अगर दूसरा इसका प्रोस्पेक्टिव देखें तो देखिए, प्रोटेक्शन है उस पर्टिकुलर कास्ट के लिए भी, तो सारे केसेस फेक नहीं हो सकते, कुछ के होते हैं। और जो करते हैं ऐसे निश्चित जो है कोर्ट उनको सजा करती है और सरकार भी उनको चिन्हित करके सजा करना चाहिए। अच्छा, ये इसमें SC/ST क्या केस का इसका क्या रहता है, बेलेबल है नॉन बेलेबल है? SC/ST केस तो नॉन अवेलेबल है, लेकिन वो आईपीसी और बीएनएस के साथ गवर्न होता है। जो मेन घटना है उस घटना के साथ गवर्न होता है, तो ऐसे चेंजेस आते रहते हैं उसके। अच्छा, सिंपल में मतलब मेरा ये बताने का मतलब है कि नॉन अवेलेबल है। जैसे किसी के साथ जो है मारपीट हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, 307 हुआ, और किसी दलित के साथ ये घटना हुई और सार्वजनिक स्थान पे हुआ, तो ये जघन्य अपराध में आ जाता है। तो ऐसे मामलों में बेल नहीं मिलती है ज्यादातर जो है। और कोर्ट की कंसिडरेशन, कोर्ट को फैक्ट अगर लगते हैं तो फिर उनपे बेल मिलती है। बाकी क्योंकि सोशल समाज है, इनके साथ शोषण हुआ है, जो सत्यता है वो स्वीकारना पड़ेगा हमें आपको। लेकिन इसका फेक यूज भी होता है। दो पहलू हैं, दोनों पहलू, एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। लेकिन अब बहुत परिवर्तन आ चुका है और समाज में अग्रणी के रूप में आ गए हैं। आप देखेंगे कि जो है प्राय पहले की दशा में आज की दशा में वो बेहतर स्थिति पे आ चुके हैं। और एक चीज बहुत अच्छी, चाहे पॉक्सो का केस हो, चाहे SC/ST से संबंधित हो, आप वादी को सुनेंगे, यानी घटना के बाद अगर कोर्ट में कोई बेल डालता है तो उनको नोटिस जाती है, उनको भी अपॉर्चुनिटी अपनी बात रखने का। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे अभी आपने पॉक्सो का, मैं कहीं सुन रहा था, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि
महिलाओं पर भी पॉक्सो एक्ट लग जाते हैं, इसमें सकता है? नहीं नहीं, महिलाओं पे पॉक्सो नहीं लगता है, लेकिन महिलाओं के साथ घटना घटित होती है तो लगते हैं इसमें सारी चीजें, नहीं, चूंकि मैं महिला के ऊपर की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो देखिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है जो है, हाँ, जो एक्ट की परिभाषा है, अगर हाँ। किसी नाबालिग बच्ची के साथ जो है हाँ। अगर कोई अपराध जघन्य करता है, नाबालिग बच्ची बच्चे दोनों इस पे आते हैं। हाँ नाबालिग बच्चे बच्चे दोनों आते हैं, हाँ। अगर उनके साथ कोई जघन्य उनके लैंगिक अपराध करता हाँ, है हाँ। तो निश्चित वो दोषी पाए जाएंगे। मोलेस्ट होते हैं या कुछ मोलेस्ट भी होते होते हैं हैं। या उनके साथ रेप होता है, वो निश्चित दोषी तो पाए इसमें जाएंगे। सबको उसी तरह की सजा मिलेगी, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बिल्कुल ट्रांसजेंडर हो, बिल्कुल कोई बिल्कुल भी हो। बिल्कुल, उस पे कोई, उस पे सारे दोषी हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, कई मैं जनरल सवाल लूंगा, कई लोगों से तो बात करो बैठो ना, तो उनका सबसे, आप भी मिलते होंगे, किसी भी मिलते हो, सबसे पहले आप तो यही पूछते होंगे, भैया अगर पुलिस मार दी तो क्या करें? इस तरह के सवाल तो पूछते होंगे ना। अरेस्ट करने घर आ गई, उस पे क्या करें? तो इसमें क्या करें? कोई जैसे कहीं सड़क पे खड़े हो, किसी ने तुमको 2 तमाचे जड़ दिए, कोई पुलिस वाला आया, फिर उसके बाद हम निश्चित ही आप उसके सुपीरियर अथॉरिटी को कंप्लेन करें, अगर कंप्लेन नहीं होती तो आप कोर्ट में आके 173(4) बीएनएस के तहत 156 दिन मुकदमा दाखिल करें, और आपको मैं वादा कर रहा हूँ निश्चित आपको रिलीफ मिलेगी। अच्छा। ऐसे और जैसे उससे प्रूफ नहीं है हमारे पास, प्रूफ आपके पास एविडेंस होगा, घटना सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती जो है, आप उसको प्रॉपर एप्लीकेशन अच्छे एडवोकेट से फॉर्म करें या लिखाएं, अपनी सच्चाई होता है, क्योंकि मौके का सीडीआर होता है जो है, मौके का सीडीआर होता है दोनों को इसको एक्सप्लेन करते जाइए। सीडीआर आप बोलते जैसे हैं। आप आज की डेट में क्या है कि मोबाइल हर किसी के पास होता है, हाँ। अगर कोई घटना होगी, अगर आप वो मौके पे नहीं है तो मोबाइल की लोकेशन आपकी वहां पे नहीं होगी जो है, हाँ। तो अब मोबाइल की लोकेशन मिलेगा, अदर एविडेंसेस होते हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, अन्य गवाह होते हैं, दोनों के बयान पे समझ में आ जाता घटना सही है कि झूठी है। और अगर ऐसा कोई पुलिस वाला या कोई भी आदमी, सक्षम आदमी आपके साथ करता है तो आप उसके सुपीरियर अथॉरिटी को कंप्लेन करें, उसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप निश्चित ही जो है कोर्ट में आए और कोर्ट में आपको रिलीफ मिलेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए इस पे कोई हमको अरेस्ट करने आ रहा है, कि डायरेक्ट अरेस्ट करने आया बिना किसी वारंट के, तो उसमें हमको क्या करना निश्चित, चाहिए? वो ये बहुत अच्छी बात करी। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिक कई गाइडलाइन दे रखी है। मेरे राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है जो, उसमें कहा है किसी भी अभियुक्त को आप गिरफ्तारी करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखित कारण देना पड़ेगा जो है, अगर वो लिखित कारण नहीं देते तो वो आपकी गिरफ्तारी अवैध है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का जो है आप जो उल्लंघन कर रहे हैं जो है, तो इस पे पुलिस वालों के खिलाफ रेड पड़ती है और कॉस्ट भी होता है जो उनको, जो जितने दिन आप उसको बंधक बना के रखते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी पे ही, कि अगर हमारी एफआईआर ना लिखी जा रही हो पुलिस स्टेशन में, फिर हमको क्या करना चाहिए? हाँ, वो चूंकि सीआरपीसी में और नई बीएनएस में प्रोविजन है कि आप उसको बाई पोस्ट जरिए रजिस्टर्ड डाक जो है, सक्षम अधिकारी को, एसएचओ को, एसपी को आप रजिस्टर्ड डाक करिए, उसके बाद कोर्ट में आप एडवोकेट के थ्रू या सेल्फ जो है आप एक प्लेन बना के उसको मूव करिए विथ एफिडेविट, और फिर उसके बाद आप अपना आर्गूमेंट करिए, उस पर कोर्ट आपको लगेगा, कोर्ट को घटना सच दिखेगी तो निश्चित आपके खिलाफ उन पुलिस वालों या उन पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अच्छा, आजकल आप देख रहे होंगे कि साइबर अपराध बहुत होते हैं ना, तो इस पे आदमी कैसे अपनी, जो जैसे उसके साथ कोई ऑनलाइन कोई कुछ हुआ, किसी ने स्कैम कर दिया या कोई उसको थ्रेट कर, वो कर रहा है, धमकी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारा फर्स्ट स्टेप उसके लिए क्या होना फर्स्ट चाहिए? स्टेप है तत्काल पुलिस के द्वारा जारी नंबरों पे उसको सूचना दे, ब्लॉक कराए और बैंक को सूचना दे। और इस पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मेरे पास आया था, गाजीपुर का था। हाँ। गाजीपुर की 2 महिलाएं थी और मोजी मुल्ला अंसारी नाम की जो है हाँ। साइबर फ्रॉडों ने जो है उनसे लगभग 35 लाख की ठगी की थी। हाँ। और वो दोनों महिलाओं ने उनको लालच दिया कि आपका जैकपॉट लगा है हाँ। और सोना और पैसा आना है आपको कुछ ही, और वो करेंसी पे है, तो आप हमको कुछ पैसा दीजिए तो उसको हम आपके यहाँ पोस्ट पहुंचाते हैं। वो दोनों लालच पे आ जाती हैं, उन्होंने अपना घर बेच दिया, अपने घर के जानवर भैंसों को बेच दिए, सारे सोना चांदी बेच दिए जो है, और उनके खाते में धीरे धीरे करके बिना घर वालों को बताए 30 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। फिर वो अत्यधिक, चूंकि स्थिति उनकी बिल्कुल दयनीय हो गई, मेरे पास आए और मैंने उनका निःशुल्क मुकदमा लड़ा जो है, और आज की डेट पे है कि उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है, कुछ पैसा उनको मिला है और जल्दी उनको पैसा मिलेगा। हालांकि अभियुक्त कुछ देश के बाहर के भी हैं, उस पर जो वो उनको पकड़ने में थोड़ा कठिनाई हो रही, लेकिन निश्चित हमें पूरा यकीन है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पकड़ के आएंगे। अभी आपने निःशुल्क बोला ना, फिर से एक पैसे वाला सवाल आ गया मन में, आपकी क्या फीस है?
नहीं, निश्चित जो जिनको जरूरत है, जिनके पास नहीं है, मैं उनकी निशुल्क जो है मदद कर सकता हूँ, और फीस तो हर केस की अपनी अलग अलग है, वो तो पर्सनल चीजें हैं। नहीं बताना चाहते वकील साहब। ओके। अच्छा, तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा, ये बताइएगा, ये सही है कि केवल लोगों ने इसके बारे में मिथ बना रखा है? अवधारणा बना हाँ, रखी है। अवधारणा बना रखी है कि वकीलों को कोई किराए पे घर नहीं देता है, देने से आदमी डरते हैं कि वकील साहब को किराए पे घर नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कोई मिथ नहीं है। पहले था, अब पहले नहीं था, है। चूंकि वकील को इसलिए करते हैं कि उनको लॉ के बारे में बहुत पता है, और जो लोग रेंट एग्रीमेंट में फ्लक्चुएट करते हाँ। हैं, तो उनके बारे में वकील बता देते हैं कि जो आपके हमारा इकरारनामा या करार हुआ है जो है, हाँ। उस पर आप बार बार नहीं बदलते, इसलिए वो लॉ के प्रति ज्यादा सजग होते हैं। शादी नहीं होती वकीलों की? नहीं, ऐसा कोई अवधारणा नहीं ये है, ऐसा मिथ कुछ है, ये नहीं है, मिथ। ऐसा कुछ नहीं है। पहले के लोग ये सब बहुत बोला करते थे ना कि पुराने जाने कि अरे वकील हो जाओगे, शादी नहीं होगी, कोई किराए में घर नहीं देगा। वो इसका कारण है क्योंकि वो लॉ में सजग होते हैं, समाज के अग्रहरी होते हैं, तो वो झूठ को जल्दी पकड़ लेते हैं, तो इसलिए आप उनको जो है जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरा ये प्रोफेशन ऐसा है जिसने देश को बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, निश्चित देश की लॉ आजादी में भूमिका निभाई। प्रथम राष्ट्रपति से लेके जो है आज तक जितने भी समाज को जो है देने वाले हैं, वो लॉ प्रोफेशन से जुड़े बड़ा हुए हैं। पवित्र प्रोफेशन हाँ, इसको निश्चित मानते हैं। लॉ एक बहुत प्रोफेशन है, यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो डायरेक्ट पब्लिक को जो है हेल्प करता है, जो बिना किसी रिसोर्सेज के, बिना किसी आवश्यकता के, वो निःशुल्क एक कागज और पेन से आपकी हेल्प कर सकता है। अच्छा, ये भी बताइए कि मिथ है कि सही है, रियल है कि पुलिस वालों को आप लोग कोर्ट में पीट देते हैं? जैसे किसी नहीं। नाराज हो गए, परिसर में पीट दिया कि आज इसको निपटाना है, तो हर इसमें सत्यता तो है ना? बिल्कुल, हर गलत आदमी को इक्वल यूज ऑफ फोर्स, जैसे वो अपने कार्य क्षेत्र में प्रदर्शित करते हैं, वैसे वकील भी कोशिश करता है जो है इक्वल यूज ऑफ तो फोर्स। क्या लगता है, सही है गलत है? नहीं, सही तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जिस अवधारणा से वो सम्मान करते हैं, उस अवधारणा से हम लोग सम्मान करते हैं। आपने बीच का रास्ता निकाल लिया, ना सही बोला ना गलत है। अब बहस भी नहीं कर सकता आपसे, आप वकील हैं। बहस की तो हम लोग की फीस है। अच्छा, तो आप लोगों को चालान नहीं होता है? नहीं, चालान चूंकि जब पुलिस चालान करती है तो खुद गलत तरीके से करती है, वो खुद प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करती, ना बैच लगाई रहती है, ना हमको कैसे पता चलेगा पुलिस है कि गुंडा है जो है, इसलिए ज्यादातर जो है चालान नहीं होती, क्योंकि खुद जब तक लॉ फॉलो नहीं करोगे तब तक आप दूसरे को लॉ कैसे फॉलो कराओगे। अरेस्ट नहीं होने देते आप वकीलों को कोर्ट परिसर से? हाँ, कोर्ट परिसर से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइन है, क्योंकि अगर कोई भी अक्यूज आपके कोर्ट परिसर में उपलब्ध है, तो वो इस उद्देश्य से आया कि कोर्ट में सरेंडर करेगा, और कोर्ट के उद्देश्य से आया। चूंकि पुलिस क्या करती है कि अपने खाना पूर्ति के लिए गलत बरामदगी दिखाती है, और लॉ का काम है कि हर किसी आदमी को प्रोटेक्ट करना, किसी के साथ जाती ना हो। नहीं, वकीलों को, जैसे वकील के ऊपर कोई केस है तो उनको आप कोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है, चूंकि वकील फैक्ट के बारे में जानता है, तो पुलिस गलत गिरफ्तारी नहीं कर सकती। पुलिस अगर गलत गिरफ्तारी करती है तो उस पर लॉ सजग रहते हैं, तो इसलिए हम अपनी बात रखते हैं। अच्छा, इससे आप बताइए कि क्या आप परेशान होते हैं कि नहीं? जैसे वकील होते हैं और डॉक्टर लोग होते हैं, कहीं भी शादी में दिख गए, किसी घर के फंक्शन में, तो सलाह आदमी हाँ, तुरंत ले बिल्कुल, लेता है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। अभी हम ही लोग आए, हमने भी आपसे एक सलाह ली, तो इसमें आप क्या परेशान होते हैं? अरे यार, नहीं, अब बहुत मजा आने लगा है हाँ, हाँ। कि हमको उस निगाह से लोग देखते हैं, लेकिन हाँ, आप 24/7 आपको हर आदमी जो है सजेशन के लिए फोन करेगा, और कुछ आपको अच्छा बुरा आपने बताया, ज्यादा बड़े वकील मत बनो, हमारे सामने सलाह मत दो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये अच्छी चीज है। अच्छा, ये नहीं लगता अरे यार फीस चाहिए? नहीं, जिनसे आप अपेक्षा रखेंगे फीस चाहिए, उन दोस्तों को उल्टा आपको देना पड़ता है। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे, ये डिफरेंस क्या होता है इनमें? लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, बैरिस्टर हैं, ये लोगों को आप एक बार बताएं। हाँ, ये बहुत से। बैरिस्टर क्या होता है कि बैरिस्टर जो है 5 कंट्रीज हैं जो देश की, जो इंग्लैंड, आयरलैंड, वहां से जो पढ़ के आते हैं उनको बैरिस्टर कहा जाता था जो है, ठीक है। और एडवोकेट क्या है, कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग करता है, जो अपनी बात रखता है, उसको एज एडवोकेट कहते हैं। लॉयर एक डिग्री है, प्रोफेशन है, जो अनधिकृत तरीके से उनको डिग्री मिलने के बाद लॉयर कहा जाता है जो है। ये डिफरेंस है बेसिकली, हालांकि तीनों एक ही होते हैं जो है। तो बैरिस्टर क्या कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बैरिस्टर हो, लॉयर हो, एडवोकेट है, वो नाम अलग अलग है, लेकिन जिसके पास लॉ की डिग्री है और क्वालिफाइड है, उसने AIB का एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई किया और वो कैपेबल है, तो अब निश्चित हो केस लग सकता है। अच्छा,
अब कुछ जेनजी वाले सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जो जेनजी की काफी टेंशन रहती है कि अगर ब्रेकअप हो गया उसके बाद जैसे किसी लड़की से आपको ब्रेकअप हो गया, फिर वो धमकी देती है कि मैं रेप केस का इल्जाम लगा दूंगी, तो फिर उस पर आप क्या करते हैं? हाँ, ये केसेस बहुत आते हैं बॉक्सों हाँ। में। स्थिति ये है कि मेरे पास आज के डेट में लगभग मुझे लगता है 300-350 ट्रायल मैं पॉक्सो के कर रहा हूँ, जिसमें आधे केसेस ऐसे हैं कि उनका लव अफेयर रहा, लव अफेयर टूटने के बाद उसने एलिगेशन लगा। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारी सख्त हो रही है। उसमें दो क्लॉज है, एक रोमियो जूलियट क्लॉज है। अगर कोई प्रेमी दोनों है आपस में प्रेम कर रहे हैं और उसके बाद ऐसी स्थिति होती है तो उस पर रिलीफ मिलता है। हाँ, बहुतायत केसेस ये बहुत आ रहा है, लेकिन ऐसा फेक केसेस नहीं बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल जो अपने जिले में काफी दिक्कत भी है उस चीज में, लोगों की जमीन कब्जा हो जाती है, उस पे क्या कर सकते हैं? हाँ, ये चीजें है फैक्ट। लोग अगर ऐसे किसी के साथ, ताकतवर लोगों द्वारा होती है। बिल्कुल, उसमें प्रशासन जिम्मेदार होता है, तो काफी ज्यादा राजस्व प्रशासन के बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। ऐसी सिचुएशन हो तत्काल आप अपने जो है नजदीकी जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में कोर्ट है वहां जाएं, आप इंजंक्शन सूट फाइल करें और उसमें स्टे आपको मिलेगा उस पर। इसको थोड़ा और डिटेल में बताएं। जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई जमीन उसको कब्जा कर रहा है, वो भूमदर है, वो नामदार है, कब्जे में आपके पास काफी समय से है, तत्काल आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी एडवोकेट के माध्यम से जाओ, इंजंक्शन स्टे सूट फाइल करें और तत्काल वो अगर कोई कब्जा करना चाहता है या कोई अवरोध निर्माण कर रहा है उसको वहीं रोक दिया जाएगा। उसके बाद जब जांच पड़ताल हो जाएगी, एविडेंसेस हो जाएंगे, साक्ष्य हो जाएंगे, जिसकी जो जमीन सही होगी उसको वहां से प्रदान की जाएगी। तो इसका ये है बेसिकली कि आप स्टे के लिए तत्काल जो है एप्लीकेशन मूव करें कोर्ट में। अच्छा, जमीन खरीदते समय हमको क्या ध्यान देना चाहिए कि ये हम लीगल पचड़े में ना फंसे? लीगल पचड़े में अगर जमीन खरीदते हैं, सबसे पहले लेखपाल से आप नक्शा लीजिए। उसके बाद उस जमीन का 1359 से लेके मुआयना कराइए। मुआयना मतलब कागज चेक करिए कि ये कहाँ से ये जमीन बनी है। इन दोनों चीजों को अगर आप देख लेंगे, मतलब टाइटल आपको मिल जाएगा और नक्शा आप देख लेंगे, तो आप कभी जीवन में पछड़े में नहीं फंसेंगे। तो फ्री होके फिर आप जमीन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप उसका मुआयना जरूर कराएं, मतलब चेक जरूर कराएं, टाइटल उसका चेक करें। नक्शा इसलिए कहता है, नक्शा में देखा जाता है कि उस के अगल बगल कोई सरकारी भूमि तो नहीं है। लेखपाल से चेक करा ले तो ये निश्चित आपको लाभ मिलेगा, कभी पछड़ा नहीं। अच्छा, ये मेरा खुद का सवाल है कि अगर कोई सीधा आदमी है, मिडिल क्लास आदमी, सामान्य आदमी, नौकरी करने वाला, अगर वो किसी रास्ते में किसी को एक थप्पड़ भी मार देगा, बहस भी हो जाएगी, उसको तुरंत जेल हो जाएगी, सब कुछ उसके ऊपर लागू हो जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल है, वो इतने बड़े बड़े आरोप करता है और तुरंत छूट भी जाता है, तो वो ऐसी कौन सी कानून की कमजोर नस को पकड़ रहा है जिसके कारण उसको ना कोई सजा हो पा रही, वो तुरंत छूट जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर कई जगह देखा गया हर है। केसेस की अपनी एक मेरिट होती है, निश्चित वो अवेयर होते हैं इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, क्या इसका एक कारण ये भी कि उनको सत्ता पक्ष का समर्थन प्राप्त होता है, समर्थन प्राप्त होता है? हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन या कोई भी हो, वो निश्चित सरकार के दबाव में रहते हैं और ऐसे दबाव के चलते जो है बहुत सारे जो है माफिया बच जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज इसमें और कर दूंगा, इस समय मौजूदा सरकार योगी जी की सरकार है, इसमें कोई बचत नहीं है। चाहे जो माफिया हो, चाहे गुंडा हो, चाहे जो भी हो, जो है उसमें कोई रियायत नहीं है और निश्चित बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रशासन। अब आते हैं कि कौन से वो कानून का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं अपने बचने के लिए, उस पे क्या? मुझे लगता है कि वो गवाहों को जो है तोड़ लेते हैं, जिसके चलते जो है मुकदमा कमजोर हो जाता है जो है। और उस तुरंत समझौता भी उनका हो जाता है कि मान के चलिए उस सामने वाले ने एफआईआर लिखवाई, अब इनका तो रोज का आना जाना है, तो इनको पता है कि कौन सी क्या लिखना है, तो क्या वो भी एक फैक्ट होता है? हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जब जो शिकायत करता ही नहीं सस्टेन करेगा तो अपराध कहाँ बचेगा जो है। अगर गंभीर, बहुत अत्यधिक गंभीर अपराध है और किसी प्रकार का अपराध, जो पीड़ित है वही जब बयान नहीं देगा तो लॉ में तो उसको बेनिफिट मिलेगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, तो उनके साथ यही हो गया है कि वो इतना क्राइम कर चुके हैं कि उनको पता है कि कहाँ क्या दबाना है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि उनको जो है सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होती हैं। हाँ, चलिए। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, आपको अगर सही लगे तो इसका उत्तर दीजिएगा, नहीं इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। जुडिशरी में कितना करप्शन? नो कमेंट, लेकिन मैं जुडिशरी के पार्ट को अलग कर दूंगा कि अभी भी बहुत ईमानदार हैं लोग, वहाँ काम कर रहे हैं इस पे जो है, और लॉ ही एक ऐसा है कि जो सबको प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, अभी आपने एक केस सुना होगा जिसमें एक इन्फ्लुएंसर ने जज साहब के लिए बोल दिया था
जज साहब के लिए नहीं, जस्टिस सिस्टम के लिए बोल दिया था कि उसपे भरोसा नहीं है और मैं एकदम सेफ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस तरह का उसने कुछ बोला, उसको 6 महीने की सजा हो गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये कोई इनमें क्राइम उसने नहीं, उसने इस अपनी पे एक बात रखी। इस पे सुधार होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ संस्थान ऐसे हैं, अगर वो भी परित पे आ जाएंगे, हाशिए पे खड़े हो जाए, तो लोगों का विश्वास वहां से उठ जाएगा, न्याय की मंशा खत्म हो जाएगी। इसलिए जस्टिस सिस्टम को, हमें जंजी को भी देखना, ध्यान रखना चाहिए कि वही एक ऐसा संस्थान है जिससे सबको जनभावना डायरेक्ट जुड़ी है और बड़ी आस्था है। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन तो सबसे उठा सकते हैं ना। बिल्कुल, ये उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उस दायरे में जुडिशरी क्यों नहीं आती है? नहीं आती है। आप जायज क्वेश्चन उठाइए, निश्चित आपको सपोर्ट मिलता है, और मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है। इस पे सरकार को भी कुछ ऐसा लॉ लाना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच डिक्लेरेशन में जो है कोई अपनी बात रखे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई ना हो कि सके। एक बयान मुझको 6 महीने की जेल करा सकता है, तो मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं उसके बाद। हाँ, इस पे परिवर्तन होना चाहिए। ये मोनोपोली है, तो निश्चित इस पे सुधार होना चाहिए। अच्छा, आप ये कैसे, किसी को वकील बनना हो, अच्छा वकील बनना हो, अभी वो 12th कर रहा हो, उसके बाद तो उसको सबसे पहले किस चीज में फॉर्म भरने चाहिए, किसका पेपर देना चाहिए, कौन सा कॉलेज उसको चुनना चाहिए? देखिए, फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, तो वो अपने एरिया, मतलब जिस स्टेट पे रहे वहाँ की जो टॉप क्लास सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनको वहाँ प्रयास करना चाहिए। क्लैट एग्जाम कंडक्ट कराते, क्लैट को देना चाहिए, क्लैट के थ्रू कॉलेज मिल जाता है। जब अगर उसका इन जगह पे सिलेक्शन नहीं होता तो फिर अपने किसी भी प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एजुकेशन हो सके वहाँ एजुकेशन उसको प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, जैसे क्लैट है, क्लैट में जो एनएलयूज होते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो क्या वो फीस सही है? मतलब उसको, जैसे किसी ने वहां से पढ़ाई की, उसके बाद वो कॉर्पोरेट पे गया, तो क्या वो उसके लिए ज्यादा फीस नहीं हो जाती? उसको कितने दिनों में भी अपना लोन रीपे कर सकता है? देखिए, लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप सामान्य व्यक्ति के जीवन भर की कमाई आपके एक मुकदमे की फीस हो सकती है। लॉ ऐसा प्रोफेशन, तो इस पे कोई वो नहीं है। वो एक केस में पूरे जीवन भर का लोन खत्म कर सकता, अपना सेटल कर सकता, लेकिन उसके लिए कैपेबल होना चाहिए। जो है कैपेबल होंगे तो आप निश्चित, आपको मैं इस चीज का एश्योरेंस दे रहा हूँ, अगर कोई योग्य व्यक्ति है, उसने मेहनत करके आगे बढ़ा, वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। इवन वो लाइफ स्टाइल को अचीव कर सकता है जो एक IAS IPS IAS नहीं कर सकता। अच्छा, अब आते हैं हम कुछ आपके केसों पे। हमने जब रिसर्च की तो हमने सुना, लोगों ने बताया कि आपको 1 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, आपने किसी की प्रधानी ले ली थी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तत्कालीन यहाँ पे DM अपूर्वा दुबे मैम थी, जो है उस समय ग्राम प्रधान थे, एक अपने हुसैनगंज क्षेत्र के, मैं नाम नहीं लूंगा, जो है वो 3 पंचवर्षीय प्रधान रहे, जो है तो वो क्या करते थे कि जब सामान्य की जाति का होता तो सामान्य बन जाते थे, जब OBC बनता था OBC का अपना लगा देते, क्योंकि उनकी जो जात थी, जो है वो बहुत सीमित जात थी, वो बाहर से आके यहाँ बसे, तो उसका लाभ लेते थे। इस पर शिकायत करता आए हमारे पास, और बहुत नॉमिनल लोग थे, जो है उन्होंने अपनी बात रखी, तो मुझे अच्छा लगा, तो उस पर मैंने प्रॉपर रिसर्च किया और केस दिया, और उसका मुझे रिजल्ट मिला। 2 महीने के अंदर उनकी प्रधानी गई। लेकिन जब प्रधानी के जजमेंट आने के पहले कुछ लोग, समाजी लोग मेरे पास आए, उनकी तरफ से पैरवी करके और एक सफिशिएंट अमाउंट लेके आए, लेकिन मैंने उनको मना किया कि मैंने लॉ प्रोफेशन में सबसे पहले यही सीखा है कि जिस क्लाइंट के साथ रहिए आप वफादार रहिए। उसका रिजल्ट ये रहा कि मैंने उसकी प्रधानी निरस्त कराई, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और उसकी सारी रिकवरी भी हुई, जो है और मैं जिसकी तरफ से पैरवी कर रहा था वो आज मौजूदा प्रधान है उसका। अच्छा, अब आते हैं, आपने करवरिया का भी केस लड़ा, करवरिया परिवार का। हाँ, वो क्या था? पूर्व सांसद जी के ऊपर जो है, किनका था मेन एक्यूज्ड, कौन थे? कपिल मुनि करवरिया, वो अन्य थे, पूर्व सांसद, इलाहाबाद प्रयागराज फूलपुर से थे, उनका केस था। काफी वर्षों तक, लगभग 22-23 साल तक वो मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद न्यायालय में सारे एविडेंसेस के बाद उनको बरी किया, बाइज्जत बरी किया गया। केस क्या था? केस ये था कि जो है यहाँ पे मोरन खदान के दौरान जो है कुछ अवैध खनन का जानकारी हुई, मौके पे प्रशासन पहुंचा, और वहां पे उनकी 1997-98 में लगभग 2 करोड़ रुपए की जो है पोकलैंड सीज कर दिया था, और कहा सुनी हुई थी। कहा सुनी होने के बाद उन्होंने अपने प्रशासनिक पावर का दुरुपयोग करते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। काफी लंबे अरसे तक चला, और अभी पिछले साल उनको जो है कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किया गया। तो ये वही है कि गलत परेशान कर सकता, लेकिन ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा वो। 307 एंटीसिपेटरी बेल आपने दिलाई थी फतेहपुर, वो क्या केस? हाँ, ये मैं ऐसे बहुत सारे केस हो, लेकिन वो केस मेरे लिए स्पेशलिस्ट था कि मेरी शुरुआती दिन के वकालत पे था। तो केस क्या था पहले? और एक शहर में यहाँ पे बकरा मंडी है, जो है
वहां दो पक्षों के बीच में वाद विवाद हो गया था। उसमें जो है एक पक्ष को पैर में गोली लग गई थी और एक पक्ष को और घटनाएं हुई थी। तो एक पक्ष मेरे पास आया तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे आप प्रोविजन है एंटीसिपेटरी का मूव करिए, और मैंने कोर्ट में मूव किया वो बिल, और सेम डेट पे ही कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। तो ये बहुत रेयर होता है कि सेम डे पे ही कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ले दे, तो वो मुझको रिलीफ मिला था। एक बार ये बता दीजिए कि ये जिले में न्यायालय से मिलना या और कठिन होता है। हाँ, चूंकि एंटीसिपेटरी बेल चूंकि हीनियस क्राइम में हर कोर्ट देने से बचती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि एक्यूज फरार होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन 307 इंजरी केस में एंटीसिपेटरी बेल वो मेरे लिए किक केस था, मुझे और प्रोफेशन में काम करने में मजा आया, क्योंकि बड़ा केस था, मैंने सुना तो बड़ी चीज है। एक रियल विजन का केस था आपके पास, कोई प्रॉपर्टी कंपनी थी 100 करोड़ का, उसमें फतेहपुर में स्कैम किया था जी। चंडीगढ़ की एक बहुत बड़ी फर्म थी, पूरे पैन इंडिया में वो लोग काम करते थे कि जैसे सहारा पॉलिसी आपको मैच्योरिटी देने के लिए लैंड डेवलपर्स के लिए, वो फतेहपुर से लगभग 100 करोड़ रुपए का उसने फ्रॉड किया था। तो उसमें मेरे पास खाका क्षेत्र के पूरे शहर के लगभग 100 से 150 क्लाइंट आए थे और मैंने उनकी निःशुल्क मदद की थी। अच्छा। तो आज की डेट में वो गिरफ्तार हैं, वो जेल पे डिटेन हुआ, बहुतों को जो है रिलीफ मिला। ऐसे केसेस करने में अच्छा लगता है, नोबल मजा आता है काम करने में भी। अच्छा, इस तरह के लोग इसमें स्कैम में लोग फंसे नहीं, इसका क्या वो आप बताएंगे, कैसे सजग रहे लोग? सजग क्या है कि अपने देश की जनता बहुत भोली भाली है, और दूसरा वो आर्थिक लालच से बचना चाहिए। कम समय में पैसा दोगुना करने वाली स्कीमों से दूर रहना चाहिए। इसके चलते वो फंस जाते हैं। तो सजग रहें, ज्यादातर हर पॉलिसी को चेक करें, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्ट करें। आपने एक यंग लॉयर एसोसिएशन बनाया फतेहपुर में, उसका क्या काम रहता है? हाँ, ये चूंकि मैं जब स्टार्टिंग में 2018 और 19 में वकालत पे आया तो यहाँ पे जो है यूथ का रिप्रेजेंटेशन तो था, लेकिन एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था जो है। और मैं उस प्लेटफॉर्म को मैंने तैयार किया, और आज की डेट पे फतेहपुर में युवा अधिवक्ता संगठन बहुत फेमस हो गया, और लगभग 1000 लोगों की संख्या जो है। उससे क्या है कि वो जजी की बात जो है अब सीनियर को मानना पड़ता है। अच्छा। और हाल के चुनावी रिजल्ट में मैंने दिखाया, या हम सब ने दिखाया, कि जंजी जिसकी तरफ था चुनाव वही जीतता है। तो अब जवानी जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और निश्चित जंजी ने जो है ये करके दिखाया है। और आने वाले टाइम में बहुत सारे नए लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। एक ड्रग केस आपका था, वो भी बड़ा, हाँ, ड्रग केस बहुत फेमस केस था जो है, वो 7 स्टेट का केस था, और उसके लिए मैं दिल्ली पे गया था, साकेत कोर्ट पे मैंने रिप्रेजेंट किया था। उस पे निश्चित अभी कुछ रिलीफ मिली है, और अक्यूज अभी कुछ जेल पे है। हाँ। ऐसे बड़े केसेस करने से एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, और गलत पुलिस वाले जो फंसाते हैं हाँ। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का भी एक अलग मजा है। अच्छा, आजकल एक वो बहुत चल रहा है कि जैसे जो इनकाउंटर होते हैं उसके बाद कई जगह जज बैठाए जाते हैं कि केस पे जांच हो कि फर्जी इनकाउंटर है कि सही इनकाउंटर है, तो उनमें आगे का हम लोग को ज्यादा प्रोसेस पता नहीं चलता है, आप पुलिस वाले छूट भी जाते हैं। तो वो उसमें इन्वेस्टिगेट क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दें आप। ऐसा कि जब किसी बड़े अपराधी या उसके हाँ। साथ कोई घटना घटी है, इनकाउंटर होता है, तो उसमें एक जांच कमेटी बनती है। हाँ। और जांच कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त पैनल के अधिकार पे होती है। वो निष्पक्ष जांच होती है बाकायदे। जो दोषी होते हैं उनको सजा मिलती है, जो निर्दोष होते हैं तो उनको छोड़ा जाता है जो है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे सुधार होना चाहिए, क्योंकि जिस स्टेट पे आप जांच कमेटी बनेगी उस स्टेट के लोग ही जांच करेंगे, तो निष्पक्षता आने की कम है। मुझे लगता है अगर कोई जांच कमेटी बने तो उस प्रदेश के लोग ना हो। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी को भी इस मामले में कुछ सजा हुई हो या कुछ भी हुआ हो, बहुत रेयर है। बिल्कुल आपकी बात सही, इस बात पे मैं सहमत हूँ। तो इस पे मेरा सुझाव है कि अगर निष्पक्ष जांच करनी है तो उस प्रदेश के लोग ना हो कि दूसरे प्रदेश के लोग हो, तो शायद ज्यादा लोगों के जन भावनाओं पे विश्वास हो सके। जैसे जेल वाला सिस्टम है कि दिल्ली पे तमिलनाडु के लोग रहते हैं, पोस्टेड रहते हैं, जो पुलिस वाले रहते हैं, और जो वहाँ है वो इधर उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया के लोग। हाँ, चूंकि अपने यूपी में ऐसी सिचुएशन नहीं है जो है, अदर स्टेट में है, तो यूपी में ही जेल ज्यादा पोस्टेड करते हैं। दिल्ली के इसीलिए उदाहरण है, ताकि क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल रहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई, इस तरह के, तो तुरंत अगर एक ही जगह गिराएंगे तो तुरंत रिलेशन बनता है। अगर भाषा ही नहीं समझेंगे तो थोड़ा उनको
अपनी तरफ लेने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए इस पर। यही अगर इन्वेस्टिगेशन में भी हो जाए कि यहाँ के नौके बाहर गए तो थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत निश्चित जो रिपोर्ट आएगी उस जनभावना उसके सम्मान करेगी। ऐसे हमेशा क्वेश्चन उठते हैं, तो क्वेश्चन हमारा काम है कि उन क्वेश्चन को खत्म करना जो। अच्छा, अब आते कि जैसे अब जमाना बदला, कई सारे नए टूल आ गए, कई सारी नई चीजें आ गई, तो अब रिसर्च इसमें वकीलों की कैसे बदली है? हाँ, ये बहुत मतलब बहुत बड़ा चेंजेस आया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे जो रिसर्च का सिस्टम बदल गया। पहले क्या था कि एक सेट फॉर्मेट पे काम होता, अब इतना कंपटीशन हाई हो गया है। रिसर्च केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के इतने एप्स आ चुके हैं, तो उससे रिसर्च वर्क अच्छा होता है और ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी होती है। और जो केसेस नहीं जानकारी हो पाती थी या कुछ दिनों पे आते थे, क्योंकि मीडिया का जमाना है, वो तत्काल मतलब प्रॉम्प्ट सूचना होती है, तो उससे निश्चित अक्यूज को और प्रोसिक्यूशन दोनों को लाभ मिलता है। तो आप लोग रिसर्च करते कैसे हैं? रिसर्च ऐसा है कि कई ऐसी साइटें हैं, मैं उन साइटों का नाम नहीं लूंगा, जिसपे आप जिस फैक्ट के लिए रिसर्च करना चाहते हैं उस फैक्ट के रिगार्डिंग आप पूरा डिटेल डालिए, उस पे केस लॉ आएगा। अच्छा। और अपने केस के रिगार्डिंग जो है उसको आप उस पे फैक्ट फिट करिए और कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करिए। तो ये रिसर्च वर्क के लिए थोड़ा सा किसी भी अच्छे टेक्निकल आदमी से सीख सकते हैं और निश्चित आपको रिलीफ। ये एआई ने आपको हेल्प की इसमें कुछ? एआई एक सीमित दायरे तक हेल्प करता है। एआई लॉ में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि हर केस अलग सिचुएशन का होता है, हर फैक्ट अलग सिचुएशन। एआई एक जनरल होता है, तो एक सिंपल किसी को अगर पहली प्राथमिकता के साथ करना तो एआई है, लेकिन एआई लॉ में बहुत हेल्पफुल नहीं है ड्राफ्टिंग पे। एआई मेरे ख्याल से नेताओं के लिए बड़ा अच्छा है, कोई भी वीडियो फोटो वायरल हुई कह देंगे एआई है। बिल्कुल ये कह सकते हैं। लेकिन आप बताइए, आपके पास तो आते भी होंगे ना, पूछते होंगे कि बोल दे एआई है। बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास। हदगांव का एक ऐसा केस अभी चल रहा है, उस पे कोर्ट ने जो है बेल आउट भी किया था। उसने अपनी कुछ फोटो एआई के थ्रू बना के उसके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया था। तो हालांकि टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, लेकिन निश्चित ही आने वाले टाइम में एआई का भी अच्छा उपयोग होगा। अच्छा, आप ये बताना चाहेंगे सबसे ज्यादा कौन से वकीलों की फीस में किसकी आपने सुना है कि कोई वकील जो इतने ज्यादा पैसे लेता है 1 घंटे के? वो चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा होता है और कितनी रहती है करीबन? नहीं, हर एडवोकेट की अपनी अलग होती है, एक ऐसा सीमा नहीं। अगर केस के ऊपर डिफरेंट करता है, एक वकील 1-1 करोड़ रुपए लेता है 1 घंटे का, एक हियरिंग का 1 मिनट का लेता है जो है। 1 मिनट का 1 करोड़? एक 10 सेकंड का भी लेता है, लेकिन वो काबिलियत भी होती है। 10 सेकंड का? ईस्ट इंडिया के लॉयर है हाँ, जो 10 सेकंड का लेते हैं? बिल्कुल है, और हर जगह है ऐसा। जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन्हीं के पद चिन्हों में हम लोग भी चल रहे हैं। 10 सेकंड का। सबसे रिच लॉयर कौन है इंडिया के? नहीं, इस पे तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि चूंकि हर जगह अपने कैपेबिलिटी के अनुसार बहुत है। कुछ एडवोकेट्स हैं कि जो 100-100 करोड़ का टर्नओवर फाइल करते हैं, जो है अपना आरटीआर भरते हैं। अच्छा, अब जैसे कोई आप किसी को इस प्रोफेशन के ऊपर कोई मूवी देखनी हो तो वो आप सजेस्ट करें कौन सी देखनी चाहिए जो बड़ी अच्छी बनी हो, जिसने सही असलियत पेश की हो कि कानून की, वकील की लाइफ के बारे में, वकालत प्रोफेशन के बारे में, कि बढ़िया मूवी है? कई मूवीज हैं, अगर जॉली नेचर पे देखना है तो मामला लीगल है, देख सकते हैं। उसमें मेरा कजिन भाई का मित्र भी है, अमित पांडे, जो है रोल प्ले किया, वो अच्छी मूवी है। दूसरा क्रिमिनल जस्टिस भी है। कई ऐसे मूवीज हैं, अब आपको किस प्रकार से टेस्ट आपको पसंद है। जो आप बायकॉट कर दिए जाओगे, आपने जिंदगी की सबसे फेवरेट वेब सीरीज का नाम ही नहीं लिया। अरे वो काट दिया, नाम बोल रहे हैं। सूट्स। हाँ, सूट्स बहुत अच्छी मूवी है, देखेंगे तो। आई लाइक दिस। सूट्स बहुत अच्छी मूवी, निश्चित आप देखें जो है। और उसके अलावा मैं चीज कहूँगा, जो मूवीज में दिखता है वो ऐसा रियल में होता नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ जो सूट्स में दिखाया गया वो कितना रियल है? बेसिकली 50%। चूंकि सूट्स या किसी भी मूवीज में दिखाया तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बना के दिखाते हैं। जो इसी के साथ हमारे सारे सवाल खत्म हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सवालों को उत्तर देने के लिए बेबाकी से। धन्यवाद रिजवान एयर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप और अच्छा काम करेंगे। एक बार यूथ के लिए कोई संदेश? यूथ के लिए कि जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं उसको बाईमानदारी काम करिए, और लॉ प्रोफेशन में आइए, आपका स्वागत है। इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। और शॉर्टकट पे मत पड़े। आज के जमाने में शॉर्टकट बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसका रिजल्ट गलत होता है। अच्छे काम करिए और लॉ में जरूर आइए। एक मेरा रह गया, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको क्या ध्यान देना चाहिए कि वो भविष्य में अच्छा वकील बने? कॉलेज में निश्चित वो अपने जो कोर्सेज हैं,
जो मेन एविडेंस जो सब्जेक्ट्स हैं, एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, इनमें आप अच्छी पकड़ करिए और बेयरक में अच्छा कमांड रखिए जो है, और निश्चित आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो कंपनी लॉ, आईटी, आईपी, ये सारे सब्जेक्ट में अपने कॉलेज टाइम जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़े और बेयरक में कमांड रखें और इंटरप्रिटेशन अच्छा करें। लॉ के जो नए केसेस हैं उनको रिसर्च करें और पढ़ें जो है, निश्चित आप आपके कामयाबी कर पाएंगे। एक बार रिज ऑन एयर को लाइक शेयर फॉलो करना। निश्चित भाई, रिज ऑन एयर को मेरी तरफ से और आप सब मेरे चाहने वाले जितने हैं उसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये।